बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Unit 4, Major Shabir Sharif Shaheed, and here we will do the exercise of the lesson. And after a long vacation I am here because I was busy, and please accept my apology. And here we start our lesson. First of all, here we will do the reading comprehension. रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सबसे पहले हमारे पास रीड्स द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है एसेट्स। एसेट्स मीन असासे। असासे यानी कोई कीमती चीज़, ठीक है। अ पर्सन और थिंग दैट इज़ वैल्यूएबल और यूज़फुल टू समबॉडी समथिंग, ठीक है। कोई चीज़ या कोई शख्स जो बहुत कीमती हो, किसी के लिए मुफीद हो, किसी शख्स के लिए या किस चीज़ के लिए, ठीक है, तो वो उसको एसेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर। कैप्चर मीन कब्ज़ा करना, हासिल करना, ठीक है। टू टेक कंट्रोल ऑफ प्लेस, बिल्डिंग एट्सेट्रा यूजिंग फोर्स, ठीक है। कोई यानी ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ पर काबू हासिल करना, कोई चीज़ पर कब्ज़ा कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है फेयरलेसली। फेयरलेसली बिला खौफ यानी निडर, बेखौफ होकर। विदाउट बीइंग अफ्रेड यानी बगैर डरते हुए, यानी बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, ठीक है। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, खौफ करना। विदाउट बीइंग अफ्रेड यानी बगैर किसी डर के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मार्टरडम। मार्टरडम मीन डेथ ऑफ अ मार्टर यानी शहीद की मौत। शहीद की मौत को मार्टरडम कहते हैं। मार्टरडम शहादत, ये नाउन है, ठीक है, नाउन मार्टरडम। अच्छा, नेक्स्ट है करेजियस। करेजियस मीन बहादुर, दलेर। शोइंग करेज, ब्रेवरी यानी बहादुरी दिखाना, कोई हौसला दिखाना, बहादुरी दिखाना, ठीक है, तो उसको करेजियस बोलते हैं। ये भी नाउन है करेजियस, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वाज मेजर शबीर शरीफ शहीद बोर्न, यानी कब और कहाँ मेजर शबीर शरीफ शहीद पैदा हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मेजर शबीर शरीफ टास्क्ड विद एंड हाउ डिड ही कंप्लीटेड दैट टास्क, यानी मेजर शबीर शरीफ शहीद को क्या टास्क मिला, यानी क्या काम दिया गया था और उन्होंने ये जो काम है, ये टास्क है, कैसे कंप्लीट किया, ठीक है। हाउ डिड, कैसे कंप्लीट किया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड मेजर शबीर शरीफ शहीद फाइट विद द एनिमी, यानी मेजर शबीर शरीफ शहीद ने दुश्मनों के साथ कैसे फ़ाइट की, कैसे लड़ाई की। राइट इन अ फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है, तो ये चंद सेंटेंसेस में, चंद जुमलों में ये राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अवार्ड्स डिड मेजर शबीर शरीफ शहीद गेट फॉर हिज अचीवमेंट्स। मेजर शबीर शरीफ ने अपनी यानी कामयाबियों पे कौन कौन से अवार्ड वसूल किए, क्या अवार्ड वसूल किए, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ सोल्जर्स यू नो हु हैव रिसीव द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक ऑफ निशान हैदर, ठीक है। यानी उन यानी सिपाहियों के, उन फ़ौजियों के आपने नाम राइट करने हैं जिनको निशान हैदर का एजाज़ मिला है, ठीक है, यानी सबसे आला मिलिट्री एजाज़ या मिलिट्री रैंक निशान हैदर मिला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री, आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, ये इसके बारे में राइट करना है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज समराइज द लेसन इन योर ओन वर्ड्स, यानी आपने लेसन को अपने अपने अल्फाज में समराइज करना है, उसका खुलासा लिखना है, ठीक है। तो ये हम आंसर द क्वेश्चंस हम ये करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज When and where was Major शबीर शरीफ शहीद born, यानी कब और कहाँ मेजर शबीर शरीफ शहीद पैदा हुए। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज मेजर शबीर शरीफ was born on April 28, 1943 in कुंजा, गुजरात, ठीक है, यानी कि गुजरात के शहर का नाम है कुंजा, उस जगह का नाम है। मेजर शबीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को कुंजान, गुजरात के इलाके में पैदा हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज मेजर शबीर शरीफ टास्क्ड विद
एंड हाउ डिड ही कम्प्लीटेड दैट टास्क। यानी मेजर शबीर शरीफ को क्या टास्क दिया गया, यानी क्या काम दिया गया था और उन्होंने इस काम को, इस टास्क को कैसे कंप्लीट किया। ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज मेजर शबीर शरीफ वाज टास्क्ड विद कैप्चरिंग गुरुमुखी, खेरा एंड बेरी। यानी ये जगह का नाम है, यानी एक गांव के नाम है और इस जगह पर कब्ज़ा करने का, इस जगह पर काबू पाने का काम सौंपा गया था। अ विलेज यानी गांव है इन द सुलेमानकी सेक्टर, सुलेमानकी के इलाके में एक गांव है, उस पर कब्ज़ा करने का काम सौंपा गया था। ही कैप्चर्ड द एरिया विद ग्रेट ब्रेवरी। उन्होंने इस इलाके को बहुत बहादुरी के साथ कंट्रोल उस पर किया, यानी उस पर कब्ज़ा किया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डिड मेजर शबीर शरीफ फाइट विद द एनिमी, राइट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। यानी मेजर शबीर शरीफ ने दुश्मन के साथ किस तरह फाइट की, किस तरह जंग की, लड़ाई की, इनको चंद सेंटेंसेस में राइट करना है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज मेजर शबीर शरीफ फाइट विद द एनिमी विद ब्रेवरी एंड हिज ट्रूप्स रिपल्स्ड मोर देन 15 इंडियन अटैम्प्ट्स टू रिकैप्चर लॉस्ट पोजीशंस। ठीक है, मेजर शबीर शरीफ ने दुश्मन के साथ बहुत बहादुरी के साथ फाइट की, लड़ाई की, एंड हिज ट्रूप्स और उसके यानी फ़ौजी दस्तों ने या उसके फ़ौजी जवानों ने रिपल्स्ड का मतलब होता है पसपा किया, हमलों को शिकस्त दी। ठीक है, मोर देन 15 इंडियन अटैम्प्ट्स, यानी कि जो भारतीय फ़ौज की 15 से ज़्यादा बार जो उन्होंने कोशिश की थी, उसको हमले को जो 15 बार अटैक किया था उसको पसपा किया, यानी शिकस्त दी। टू रिकैप्चर लॉस्ट पोजीशंस, जो अपनी खोई हुई पोजीशंस थी उनको दोबारा हासिल करने के लिए उन्होंने इंडियन अटैम्प्ट्स को मोर देन 15 जो इंडियन अटैम्प्ट्स थी उनको शिकस्त दी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट अवार्ड्स डिड मेजर शबीर शरीफ गेट फॉर हिज अचीवमेंट्स। यानी कौन से अवार्ड्स हैं, क्या अवार्ड्स हैं जो मेजर शबीर शरीफ ने अपनी अचीवमेंट्स पर, उन्होंने अपनी कामयाबियों पर हासिल किए। ठीक है, तो मेजर इसका आंसर है मेजर शबीर शरीफ गॉट द अवार्ड्स निशान हैदर, सितारा जुर्रत एंड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फॉर हिज अचीवमेंट्स। ठीक है, तो ये यानी जो मिलिट्री में, आर्मी में ये वन एंड ओनली पर्सन थे जिन्होंने ये तीनों एजाज़ात अपने नाम किए, यानी निशान हैदर, सितारा जुर्रत और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तो तकरीबन सबको मिल जाती है, लेकिन ये निशान हैदर और सितारा जुर्रत जो है वो बेशक वक्त उनको इकट्ठे मिली है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ सोल्जर्स यू नो who have received the highest military rank of निशान हैदर। अच्छा, यानी उनके सोल्जर्स के नेम राइट करने हैं जिन्होंने सबसे हाईएस्ट रैंक, यानी जो सबसे बुलंद तरीन या आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर वसूल किया है, तो उनके नेम राइट करने हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ मेजर शबीर शरीफ शहीद, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद and Rashid Minhas Shaheed are the soldiers who have received the highest military rank Nishan Haider for their achievements. Okay. Question number 6 is what can you do for your country? आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? To answer this question is I can sacrifice my life for the sake of my country. ठीक है, यानी मैं अपने मुल्क के लिए जान की बाजी लगा सकता हूँ या जान कुर्बान कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 इज समराइज द लेसन इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने इस लेसन का अपने अल्फाज में खुलासा तहरीर करें। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज मेजर शबीर शरीफ शहीद वाज अ ग्रेट सोल्जर हु वाज बॉर्न इन अ विलेज ऑफ गुजरात। यानी मेजर शबीर शरीफ शहीद अजीम सिपाही थे जो गुजरात के एक गाँव में पैदा हुए। He was tasked to capture the 2 Indian villages, यानी आपको इंडिया के यानी 2 गांव पर कब्ज़ा करने का टास्क दिया गया। He fought with bravery and completed his mission fearlessly. आपने
इंडिया दूसरा आपने बहादुरी के साथ उसको यानी फ़ाइट की, लड़े और बिला खौफ अपने मिशन को, अपने काम को कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। एट लास्ट आखिरकार ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, आपने अपनी जान की कुर्बानी दी। फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की खातिर, अपनी जान की कुर्बानी दी। एंड गोट निशान हैदर, और निशान हैदर वसूल किया। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ सा जो है समरी वो हमने राइट की पूरे लेसन की। सो here we have completed our question answers session, and next we will do the remaining part of the exercise. So let's start. Yes, here the remaining part of exercise, सिमिलीज फिगर ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। सिमिलीज को उर्दू में तशबीह भी बोलते हैं। अ सिमिली इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। ठीक है, यानी दो चीज़ों के दरमियान यानी दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हुए हम लाइक और एज वर्ड को यूज़ करते हुए हम सिमिली यूज़ करते हैं, तो हम उसको सिमिली बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे रीड द गिवन सिमिलीज विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे सिमिलीज हैं और फिर उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस राइट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एज क्लियर एज क्रिस्टल, यानी वेरी क्लियर, बहुत साफ, वाजे। ठीक है, तो द स्काई इज़ एज क्लियर एज अ क्रिस्टल। ठीक है, यानी आसमान बहुत साफ है, बहुत वाजे है। अच्छा, नेक्स्ट को सिमिली है एज बिजी एज अ बी। ठीक है, यानी बहुत मसरूफ़ होना, यानी शायद की मक्खी की तरह मसरूफ़ होना, यानी वो हर टाइम मसरूफ़ होती है, तो उससे तशबीह दी गई है। अच्छा, यहाँ पे वेरी बिज़ी यानी बहुत मसरूफ़। आतिक वाज सो बिज़ी एज अ बी डूइंग हिज असाइनमेंट, यानी अपनी असाइनमेंट करते हुए वो बहुत मसरूफ़ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं एज फ्रेश एज अ डेज़ी। एज फ्रेश एज अ डेज़ी, यानी डेज़ी फूल का नेम है, यानी फ्लावर नेम है, यानी ऐसे तरोताज़ा जैसे कि डेज़ी। वेरी फ्रेश यानी बहुत ताज़ा। अच्छा, माई मदर ऑलवेज सीम्स टू बी एज फ्रेश एज अ डेज़ी, मेरी अम्मी जान, मेरी माँ बहुत यानी हमेशा वो फ्रेश दिखाई देती हैं जैसे कि डेज़ी। ठीक है, यानी बहुत हमेशा फ्रेश रहती हैं। अच्छा, शाइन लाइक अ स्टार, सितारे की तरह चमकना। कंपेयरिंग समथिंग टू अ स्टार, यानी किसी चीज़ को स्टार से कंपेयर करना, मुवाजना करना। शी शॉन लाइक अ स्टार इन हर न्यू ड्रेस। ठीक है, वो अपने नए लिबास में, अपने नए कपड़ों में बिल्कुल सितारे की तरह चमक रही थी। ठीक है, ईयर्स लाइक अ रैबिट, खरगोश की तरह कान, यानी खरगोश की तरह लंबे कान। वेरी लार्ज बहुत बड़े। ही हैज़ ईयर्स लाइक अ रैबिट, वो उसके कान बिल्कुल खरगोश की तरह के हैं। ठीक है, तो ये हमारे सिमिलीज, उसके मीनिंग और उसके सेंटेंसेस हो गए। अच्छा, जो हमारे पास अब एक्टिविटी है वो है यूज़ द सिमिलीज बिलो इन सेंटेंसेस आर योर ऑन इन योर नोटबुक। अच्छा, हमने नोटबुक में इन सिमिलीज को यूज़ करते हुए उनके मीनिंग और सेंटेंसेस राइट करने हैं। फर्स्ट सिमिली है एज कोल्ड एज आइस, यानी बहुत क्या कह लें, विदाउट एनी इमोशंस आर सिंपथी। ठीक है, यानी किसी भी इमोशंस के बगैर या कह लें कि किसी भी हमदर्दी के बगैर उसको हम एज कोल्ड एज आइस, यानी बहुत सर मोहरी का मुजाहरा करना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एज लाइट एज अ फीदर, यानी लाइट वेटेड, कोई भी चीज़ जो है वो बहुत हल्की होना, बहुत लाइट वेट होना। स्विम लाइक अ फ्रेश मीन एक्सपर्ट इन स्विमिंग, यानी बहुत अच्छा स्विमिंग में, तैराकी में माहिर। एंड द नेक्स्ट सिमिली इज एज वाइज एज एन ऑल, यानी उल्लू की तरह अक्लमंद होना, यानी बहुत वेरी जीनियस पर्सन। ओके, अच्छा फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत शदीद लड़ाई, इंटेंस फाइट उसको बोलते हैं। अच्छा, एज हैप्पी एज अ लार्क,
यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, लाली को बोलते हैं, यानी इतना खुश जैसे कि लाली, ठीक है। तो उसको यानी वेरी वेरी हैप्पी। ओके, तो अब हम इसके मीनिंग्स और सेंटेंसेस राइट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, फर्स्ट simile is as cold as ice, meaning lack of warmth, compassion, यानी lack of with no emotions, sympathy, ठीक है। तो यानी वार्मथ का मतलब होता है गर्मजोशी, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत के बगैर। तो यहाँ पे सेंटेंस है, शी स्टेयर्ड एट हिम विद आइज एज कोल्ड एज आइस, हर एक्सप्रेशन रिवीलिंग नो हिंट ऑफ इमोशंस आर सिंपैथी, ठीक है। यानी वो उसको ऐसे देख रही थी जैसे कि कोई भी किसी जज्बात या हमदर्दी के बगैर, ठीक है। उसको एज कोल्ड एज आइस के मीनिंग में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एज लाइट एज अ फीदर, यानी बहुत लाइट वेट होना, यानी फीदर बोलते हैं पर को, यानी जितना लाइट वेटेड होता है फीदर होता है, इसी तरह यानी बहुत हल्का, ठीक है, वेरी लाइट वेटेड। तो इसका सेंटेंस होगा अ पीस ऑफ पेपर इज एज लाइट एज अ फीदर, ठीक है। यानी कागज़ का टुकड़ा जो है वो बहुत हल्का होता है। अ पीस ऑफ पेपर एज लाइट एज अ फीदर। ओके, द नेक्स्ट सिमिले इज स्विम लाइक अ फिश, यानी एक्सपर्ट इन स्विमिंग, इसका मीनिंग होगा। और ही स्विम्स लाइक अ फिश इन द वाटर, यानी वो बिल्कुल फिश की तरह पानी में स्विमिंग करता है या तैरता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एज वाइज एज एन ऑल, यानी बहुत जीनियस पर्सन, वेरी जीनियस पर्सन। एंड द सेंटेंस इज अली इज एज वाइज एज एन ऑल, ठीक है। तो नेक्स्ट है फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत ज़्यादा शदीद लड़ाई करना, इंटेंस फाइट। एंड द सेंटेंस इज वी यूज टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स इन आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे। यूज टू लड़ाई किया करते थे, ठीक है। हम अपने बचपन में बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे। एंड द नेक्स्ट सिमिले इज विच इज़ द लास्ट वन, एज हैप्पी एज अ लार्क, यानी बहुत खुश, वेरी हैप्पी। एंड द सेंटेंस इज ही इज़ एज हैप्पी एज अ लार्क ऑन हिज पासिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, या ऑन हिज पासिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। वो अपने इम्तहानात की कामयाबी पर या इम्तहानात के पास होने पर वो बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। तो ये हमारे जो सिमिलीज हैं वो हमारे कंप्लीट हुए। और हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अच्छा, ये लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल में आती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग दिया गया है जिसको हमने रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ठीक है। इस डायलॉग को हमने रीड करना है और प्रैक्टिस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, फादर एंड अजहर, ठीक है। तो फादर सैड हेलो अजहर, अजहर हाय पापा, यानी ये ग्रीटिंग्स हैं, हेलो एंड हाय ग्रीटिंग्स हैं। एंड देन फादर सेड अजहर माय चाइल्डहुड फ्रेंड मिस्टर रहमान इज़ कमिंग टू मीट मी टुडे, यानी मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर रहमान आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। इन द इवनिंग, शाम में, ठीक है, शाम में मुझे मिलने आ रहे हैं। ही इज़ अ लेफ्टिनेंट इन द पाकिस्तान आर्मी, वो पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट हैं, ठीक है। अजहर वाओ ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है। आई लुक फॉरवर्ड टू अ मीटिंग हिम, यानी मैं उनके लिए चश्मे बरा हूँ, यानी मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। इन द इवनिंग, शाम को, मिस्टर रहमान अराइव्स, मिस्टर रहमान आते हैं। एंड देन फादर सेड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। मिस्टर रहमान वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। फादर आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। मीट माई सन अजहर, मेरे बेटे अजहर से मिलें। ही लव्स द पाकिस्तान आर्मी एंड सोल्जर्स, वो पाकिस्तान की फ़ौज और सिपाहियों से प्यार करता है। अजहर अस्सलाम वालेकुम अंकल रहमान, अस्सलाम वालेकुम अंकल रहमान, मिस्टर रहमान वालेकुम अस्सलाम यंग मैन,
नौजवान आदमी, वालेकुम अस्सलाम। अजहर, आई वॉन्ट टू बी अ सोल्जर व्हेन आई ग्रो अप। मैं जब बड़ा हूँगा तो मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ, सिपाही बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई कंट्री फ्राम आवर एनिमीज़ एंड सर्व माई कंट्री। मैं अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ, अपने यानी दुश्मनों से अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ और अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। एंड मिस्टर रहमान सैड, इट्स रियली नाइस टू सी यू, टू सी योर ग्रेट पैशन फॉर आवर कंट्री। ये बहुत उम्दा है तुम्हारा जज्बा देखकर, अपने मुल्क के लिए जज्बा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे लाइक करता हूँ। यू हैव टू स्टडी, आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, एंड वर्क हार्ड, और मेहनत करना है, टू अटेन योर एम्बिशन। ठीक है, अपना मकसद हासिल करने के लिए, आपको सख्त मेहनत करना है और पढ़ना है। अजहर, थैंक्स अंकल, शुक्रिया अंकल। इंशाल्लाह आई विल स्टडी हार्ड टू अचीव माई एम। मैं अपने मकसद हासिल करने के लिए बहुत यानी सख्त मेहनत करूँगा। मिस्टर रहमान, दैट्स रियली ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये अरेंज अ क्लास डिस्कशन अबाउट द एम्स इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, यानी हम ये क्लास में डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप भी बना सकते हैं, डिफरेंट पेयर्स में डिवाइड हो सकते हैं, और वो ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने रीडिंग कम्प्रीहेंशन और लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी ओरल कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हमने ये 2 एक्टिविटीज़ की हैं। और नेक्स्ट वी विल डू द वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट, एंड इंशाल्लाह we will do that part tomorrow. And if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button, and so that you receive the new notification of new lesson. Okay, remembers means your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 4 मेजर शबीर शरीफ शहीद, आज हम उसकी एक्सरसाइज का वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखते हैं। पहले हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन और ओरल कम्युनिकेशन स्किल यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग का पार्ट जो है वो हम कर चुके हैं, और आज हम वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वोकैबुलरी में हम फ्रेजल वर्ब देखते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब and an adverb or preposition. For example, shut up or look after. ठीक है, यानी फ्रेजल वर्ब में जो है वो वर्ब और एडवर्ब या preposition का मजमूआ होता है। यानी वर्ब के साथ या तो preposition कंबाइन की होती है या फिर एडवर्ब साथ में लगा होता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, यानी वर्ब के साथ या तो preposition का कम्बिनेशन होता है या फिर एडवर्ब का कम्बिनेशन होता है, उसे हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जिस तरह के शट अप खामोश हो जाओ, लुक आफ्टर तलाश करना। ठीक है, लुक आफ्टर देखभाल करना, सॉरी। तो ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं। इसकी जो है हम मज़ीद वो करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द फ्रेजल वर्ब्स बिलो एंड नोटिस देयर यूज इन सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं। ब्लो अप फुलाना। कैन यू हेल्प मी ब्लो अप दीज बैलून्स, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इन गुब्बारों को फुलाने में। ठीक है, ब्लो अप हवा भरना, फुलाना। अच्छा, नेक्स्ट है गेट एंग्री नाराज होना। मारिया गेट्स एंग्री एट आयशा, मारिया आयशा पे नाराज़ होती है। गेट एंग्री नाराज़ होना। ठीक है, अच्छा, इसी तरह कैरी ऑन मीन
यानी जारी रखना। दे विल कैरी ऑन विद देयर प्लान्स, वो अपने मंसूबों को जारी रखेंगे या अपने जो उनके प्लान्स हैं, जो उनके मंसूबे हैं, उनको वो जारी रखेंगे। ठीक है, कैरी ऑन जारी रखना। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक्टिविटी है राइट सेंटेंसेस ऑन दीज फ्रेजल वर्ब्स इन योर नोटबुक। ठीक है, यानी ये फ्रेजल वर्ब्स हैं और हमने इनके सेंटेंसेस राइट करने हैं। ठीक है, कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब हैं? एग्री विद, काम डाउन, फाइंड आउट, गिव अप, होल्ड ऑन। ठीक है, एग्री विद यानी किसी के साथ मुतफिक होना, काम डाउन यानी कि सुकून में आना, सुकून की हालत में होना, गुस्सा कम करना, फाइंड आउट तलाश करना, गिव अप तर्क करना किसी चीज़ को छोड़ देना, होल्ड ऑन यानी अभी होल्ड ऑन यानी अभी पकड़े रहना। ठीक है, अभी लाइन पे रहना उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं और इनके हमने सेंटेंसेस राइट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं और फ्रेजल वर्ब के साथ हमने सेंटेंसेस राइट करने हैं। तो फर्स्ट वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है एग्री विद। ठीक है, एग्री वर्ब है और विद आपको पता है प्रपोजिशन है। तो एग्री विद जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब होगा। ठीक है, अच्छा, एग्री विद, आई एम एग्री विद यू ऑन दिस मैटर, मैं इस मामले में आपके साथ मुतफिक हूँ। ठीक है, एग्री विद किसी की हाँ में हाँ मिलाना, किसी के साथ मुतफिक होना। ठीक है, एग्री विद। अच्छा, नेक्स्ट है काम डाउन। काम डाउन यानी पुरस्कून होना, सुकून की हालत में होना यानी गुस्सा कम करना। प्लीज़ काम डाउन, डोंट बी एंग्री, प्लीज़ मेहरबानी करके पुरस्कून रहिए, गुस्सा ना करें। ठीक है, काम डाउन। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट तलाश करना। ही इज़ गोइंग टू फाइंड आउट न्यू बुक्स फॉर CSS प्रिपरेशन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट का मतलब होता है तलाश करना। ही इज़ गोइंग टू फाइंड आउट, वो तलाश करने जा रहा है न्यू बुक्स फॉर CSS एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यानी वो CSS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, CSS के इम्तिहान की तैयारी के लिए नई किताब की तलाश करने लगा है। ठीक है, गोइंग टू करने लगा है यानी वो तलाश करने लगा, नई किताबें तलाश करने लगा है। अच्छा, नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप मीन यानी तर्क करना, छोड़ देना। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, डॉक्टर ने उसे स्मोकिंग छोड़ने का मशवरा दिया है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, गिव अप तर्क करना, छोड़ देना। होल्ड ऑन, प्लीज़ होल्ड ऑन, आई विल टॉक टू यू लेटर। प्लीज़ होल्ड ऑन कि मेहरबानी करके लाइन पे रहिए यानी अभी पकड़े रहिए। आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपके साथ बाद में बात करूँगा। ठीक है, तो होल्ड ऑन यानी अभी यानी बात जारी रखना। ठीक, तो ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, द नेक्स्ट इज़ अबाउट ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स इज़ अ सेइंग और एक्सप्रेशन, यानी ये कोई कहावत होती है, ज़रबुल इमसाल होती हैं। दैट सेज वन थिंग लिटरली, यानी कि जो एक उनको चीज़ लफ्ज़ी तौर पर कुछ और कहता है, बट मीन्स समथिंग एल्स, लेकिन उसका मीनिंग और होता है। ठीक है, यानी कहने में कुछ और उसके मीनिंग के लिहाज से उसका मीनिंग और होता है। ठीक है, व्हेन एक्सप्लोर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, यानी उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको एक्सप्लोर करें, उसके कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो उसका मीनिंग और होगा। ठीक है, यानी बाज़ाहिर उसका जो है लफ्ज़ी मतलब कुछ और होता है, लेकिन उसका जो मायनी होता है, उसका मीनिंग होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ईडियम्स हैं लैंड अ हैंड। ठीक है, इसका मीनिंग है टू प्रोवाइड हेल्प। लैंड अ हैंड यानी मदद देना, किसी को मदद देना, किसी को मदद मुहैया करना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी इट्स रेनिंग हार्ड, इसका मीनिंग है इट्स रेनिंग हार्ड, यानी देखने में इसका ये लग रहा है कि वो कुत्ते और बिल्लियों के जैसे बारिश होना, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट्स रेनिंग हार्ड यानी बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश होना। ठीक है, इट्स रेनिंग हार्ड। अच्छा, नेक्स्ट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक पत्थर से दो परिंदों को मारना। तो यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग क्या है, गेट टू थिंग्स
डन विद अ सिंगल एक्शन, यानी दो चीज़ों को बेशक वक्त करना एक ही अमल से, यानी एक ही काम से, एक वक्त में एक ही काम से दो चीज़ों का करना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है, तो ये ईडियम्स और ये क्या कहते हैं इसे फ्रेजल वर्ब जो हैं, ये हम आम बोलचाल में हम जब हम यूज़ करते हैं तो ये यानी स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में हमें इनका भी पता होना चाहिए, तो ये इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है, राइट सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग ईडियम्स, कैट्स एंड डॉग, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, lend a hand, under the weather। ठीक है, तो ये हमारे पास ईडियम्स हैं और हमने इनके जो हैं सेंटेंसेस राइट करने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास ईडियम्स हैं। फर्स्ट ईडियम इज कैट्स एंड डॉग्स। दीज डेज इट्स रेनिंग टू बी कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, यानी कैट्स एंड डॉग्स यहाँ पे हैविली रेन या कह लें कि इंटेंस रेन स्टॉर्म के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, दीज डेज द रेनिंग टू बी कैट्स एंड डॉग्स, यानी इन दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं। ठीक है, तो कैट्स एंड डॉग्स यानी मूसलाधार बारिशें होना। अच्छा, नेक्स्ट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक ही पत्थर से दो परिंदों को मारना, यानी एक ही वक्त में दो काम इकट्ठे करना, बेशक वक्त करना। आई डिसाइडेड टू वर्क आउट एट द पार्क एंड स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मैंने फ़ैसला किया है, मैंने तय किया है कि ये पार्क में वर्कआउट करूँगा, यानी एक्सरसाइज करूँगा और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। ठीक है, यानी एक ही वक्त में दो काम करूँगा, यानी एक तो एक्सरसाइज करूँगा और दूसरा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो ये क्या हो गया, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है, यानी एक ही वक्त में ये एक ही काम एक्शन से हम दो काम करेंगे। ठीक है, यानी एक्सरसाइज भी करेंगे और दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट इडियम इज lend a hand, मीनिंग इज टू प्रोवाइड हेल्प। शी lends a hand for my homework, वो मेरे होमवर्क के लिए मदद मुहैया करती है, यानी वो मुझे मेरा हेल्पिंग हैंड बनती है और वो मुझे मेरा होमवर्क कराने में मेरी मदद करती है। ठीक है, शी lends a hand फॉर माई होमवर्क। अच्छा, नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मीन अंडर द क्रिटिकल सिचुएशन, यानी बहुत बुरे हालात में होना या कह लें कि मौसम के ज़ेर असर होना। आफ्टर कैचिंग कोल्ड, सर्दी लगने के बाद। शी इज़ अंडर द वेदर, वो मौसम के ज़ेर असर है। सो शी डिसाइड्स टू स्टे एट होम, इसलिए उसने डिसाइड किया है, तय किया है, फ़ैसला किया है कि वो घर पर रहेगी। ठीक है, यानी ठंड लगने के बाद ज़ाहिर वो फीलिंग अनवेल, यानी वो अच्छा फील नहीं कर रही है, तो इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो घर पर आराम करेगी। आफ्टर कैचिंग अ कोल्ड शी इज़ अंडर द वेदर, सो शी डिसाइड्स टू स्टे एट होम। ठीक, यह हमारे पास ईडियम थे जो हमने ये एक्टिविटी की है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, वोकैबुलरी पार्ट में हमने फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स हमने किए हैं और अब हम ग्रामर का पार्ट देखते हैं। ग्रामर के पार्ट में एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स क्या हैं? एडजेक्टिव बेसिकली दिस इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट वी यूज़ टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव मॉडिफाइड नाउन्स आर प्रोनाउंस। ठीक है, यानी नाउन या प्रोनाउन की जगह यानी उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। नाउन के बारे में बताते हैं और प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव्स बताते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव की। स्लो, स्लो एडजेक्टिव है, यानी सुस्त, बहुत आहिस्ता। नाउन है एंट, वर्ड क्या बना? स्लो एंट। ठीक है, यानी सुस्त रफ्तार चींटी, स्लो एंट। नेक्स्ट है एडजेक्टिव है ओल्ड। नाउन बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग, वर्ड है ओल्ड बिल्डिंग, यानी पुरानी
इमारत, ठीक है। यानी नाउन के बारे में एडजेक्टिव जो हैं वो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। अच्छा, यहाँ पे है बट इफ़ वी वांट टू add two or more adjectives before a noun then we follow the following adjectives order before nouns। यानी अगर हम सिर्फ यानी दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव हम यूज़ करना चाहें नाउन से पहले, तो हम फिर कौन सी तरतीब को फॉलो करते हैं, कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो वो ये हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर एज फॉलोज। अच्छा, जब भी हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम क्वांटिटी, फिर क्वालिटी, साइज़, शेप, कलर और फिर ओरिजिन, ठीक है। यानी अगर हमने दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करने हैं, यानी उसकी किसी भी नाउन की ज़्यादा खसूसियात के बारे में बताना है, तो हम फिर पहले क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, यानी 1, 2, फ्यू, मैनी, अलॉट वगैरह, तो उसको बयान करेंगे। फिर क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, नाइस, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, काइंड, ठीक है। तो इसी तरह साइज़ है, साइज़ में आ जाता है जैसे बिग, स्मॉल, टाइनी, टॉल, शॉर्ट, तो ये साइज़ के बारे में हो गया। और शेप, शेप में यानी किसी भी चीज़ की उसकी जो शेप होती है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे स्ट्रेट है, ओवल है, स्क्वायर, फ्लैट, राउंड, ठीक है। तो ये उसकी शेप्स हो गई। और कलर, कलर किसी भी चीज़ का कलर को जब हम बयान करते हैं तो वो कलर एडजेक्टिव होता है, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ये सारे जो हैं कलर एडजेक्टिव हैं। इसी तरह ओरिजिन, ओरिजिन एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी चीज़ के ओरिजिन के बारे में बताएं कि वो चीज़ कहाँ से आई, उसका ओरिजिन क्या है, उसका इब्तदा, उसका मार्क्स क्या है, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान, टर्की, दुबई, लंदन, थाईलैंड, आयरलैंड, ठीक है। तो ये अच्छा, जब भी हम ये ज़्यादा एडजेक्टिव के बारे में हम बयान करेंगे तो हम कहेंगे वन नाइस बिग, ओवल शेप, रेड पाकिस्तानी बॉय, ठीक है। तो हम इस तरह यानी पहले क्वांटिटी, फिर क्वालिटी, साइज, शेप, कलर एंड ओरिजिन, यानी ये वाला ऑर्डर याद रखेंगे जब भी हम यानी दो या दो से ज़्यादा हम एडजेक्टिव के बारे में बताना चाहते हैं, नाउन के बारे में यानी मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो फिर हम इस तरतीब को याद रखेंगे, क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर एंड ओरिजिन, ठीक है। तो ये उसकी जो खसूसियात हैं वो हम ऐसे इस तरतीब के साथ बयान करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अच्छा, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कम्स बिफोर, ठीक है। एंटीसीडेंट कम्स बिफोर यानी पहले आने वाला। प्रोनाउन ज़ाहिर है इसमें ज़मीर है, और एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, एंटीसीडेंट जो पहले आता है, ठीक है, उसके मुताबिक हमने प्रोनाउन को यूज़ करना है या उसको राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप में या एग्रीमेंट में क्या देखते हैं कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट इज़ व्हेन द प्रोनाउन एग्रीज इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन विद इट्स एंटीसीडेंट। यानी जब नंबर, जेंडर यानी मस्कुलिन फेमिनिन के लिहाज से, नंबर सिंगुलर प्लूरल के लिहाज से या पर्सन के लिहाज से उसको एंटीसीडेंट के साथ देखते हैं और फिर उसके मुताबिक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। A personal pronoun takes the place of a noun, यानी पर्सनल प्रोनाउन जो है वो नाउन की प्लेस लेता है, यानी नाउन की प्लेस पे वो यूज़ होता है। एंड एंटीसीडेंट इज़ अ वर्ड फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड्स, ठीक है। यानी जो एंटीसीडेंट है वो प्रोनाउन से पहले हम उसको यूज़ करते हैं, और फिर जो प्रोनाउन है उसको हम एंटीसीडेंट यानी नेक्स्ट टाइम हम उसको एंटीसीडेंट की जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, ठीक है, यानी नंबर अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड पर्सन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट की हम उसकी जो फर्दर एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। सो हियर इज़ द examples are pronoun antecedent relationship। नंबर 1 देखिए,
Chelsea finished her presentation. Chelsea is the antecedent and her is the pronoun. Chelsea finished her presentation. Chelsea noun है और finished her presentation यानी उसने अपनी presentation ख़त्म कर ली, ख़त्म की। तो यहाँ पे her जो है वो उसका pronoun है, ठीक है। ये antecedent, Chelsea antecedent है और her pronoun है, ठीक है। इसी तरह the dog at the shelter is energetic but we still really like him. तो यहाँ पे the dog जो है वो is the antecedent and him यानी but we still really like him. like him कौन? the dog, ठीक है। तो जो him है वो pronoun है, ठीक है। यानी बार बार हम noun की repetition नहीं करते हैं और फिर antecedent की जगह हम उसकी नंबर के अकॉर्डिंग या जेंडर्स के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, तो उसको हम प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। सो यस, प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट रिलेशनशिप के बारे में हमारे पास एक्टिविटी है। इन ईच सेंटेंस अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस एंड सर्कल इट्स एंटीसीडेंट, ठीक है। यानी हमने प्रोनाउंस को हमने अंडरलाइन करना है और एंटीसीडेंट को हमने सर्कल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स वेटेड फॉर देयर रिजल्ट ईगरली, ठीक है। यानी तलबा जो हैं वो अपना रिज़ल्ट का बेचैनी से इंतज़ार, तलबा ने अपने रिज़ल्ट का बेचैनी से इंतज़ार किया, ठीक है। वेटेड सेकंड फॉर्म है। अच्छा, द स्टूडेंट्स जो है वो एंटीसीडेंट है और वेटेड फॉर देयर रिज़ल्ट, देयर जो है वो उसका प्रोनाउन है, ठीक है। देयर प्रोनाउन है, इसलिए प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और एंटीसीडेंट को सर्कल करना है। अच्छा, नेक्स्ट है अफशा वेव टू हर फ्रेंड सुंदस, यानी अफशा ने अपने फ्रेंड दोस्त को सुंदस को हाथ लाया। तो यहाँ पे अफशा जो है वो एंटीसीडेंट है और हर जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मिसिज अफशा वाज वेरी हंग्री सो शी फिनिश द होल पिज़्ज़ा। मिसिज़ अफशा बहुत भूखी थी, यानी बहुत भूख लगी थी उन्हें, बस उन्होंने अपना यानी सारा पिज़्ज़ा यानी तमाम पिज़्ज़ा ख़त्म किया। तो यहाँ पे मिसिज़ अफशा जो है वो एंटीसीडेंट है, उसको सर्कल करेंगे एंड देन शी इज़ प्रोनाउन, तो सो वी अंडरलाइन द प्रोनाउन शी, ओके। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द प्रेजिडेंट सैट इन हिज चेयर। द प्रेजिडेंट एंटीसीडेंट है और हिज चेयर, हिज क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो द प्रेजिडेंट सैट इन हिज चेयर यानी सदर अपनी कुर्सी पे बैठा। तो नेक्स्ट है अली लव्स हिज कैट। अली अपनी बिल्ली से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो अली एंटीसीडेंट है, तो हिज यानी प्रोनाउन है, तो ये इसको अंडरलाइन किया है, ठीक है। यानी एंटीसीडेंट और प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बार बार नाउन की रेपिटेशन ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये एंटीसीडेंट प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। यानी बार बार नाउन की रेपिटेशन ना हो, नाउन की जगह बाद में प्रोनाउन चूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंसेस विद सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर्स। अच्छा, सेंटेंस पहले हम पढ़ चुके हैं इनके, जिस तरह सब्जेक्ट वर्ब था, सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एडवर्ब, सब्जेक्ट एडजेक्टिव, ठीक है। इस तरह या ट्रांसिटिव वर्ब, ये सारे हम स्ट्रक्चर पहले हम रीड आउट कर चुके हैं। आज है हमारे पास सेंटेंसेस विद सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ स्टेटमेंट, आस्क अ क्वेश्चंस, आर एक्सप्रेस कमांड, विश आर एक्सक्लेमेशन, ठीक है। यानी कि किसी भी बयान का या कोई भी क्वेश्चन का सवाल पूछना या हुक्म देना, ख्वाहिश करना या कोई इस्तजाबी यानी हैरत के इजहार के तौर पे जो हम इजहार करते हैं उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। फर्दरमोर वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास, यानी सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लास होती है, और कंपाउंड सेंटेंसेस में टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, ठीक है। यानी उसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। अच्छा, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो
शॉर्टर होते हैं, लेंथ में शॉर्ट होते हैं, ज़ाहिर है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है तो ज़ाहिर शॉर्ट होंगे। लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो आर लॉन्गर देन सिंपल सेंटेंसेस, वो सिंपल सेंटेंसेस से लॉन्गर होते हैं क्योंकि इनमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, तो इसलिए ये लेंथी होते हैं, लॉन्गर होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, देयर इज़ नो कनेक्टर इन द सेंटेंसेस, यानी उसमें कोई कोमा नहीं होता है, कोई उसमें कंजक्शन वर्ड्स यूज़ नहीं होते, इसलिए वो उसमें कनेक्टर नहीं होता है। जबकि जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं दे टिपिकली यूज़ कोमास आर कनेक्टर्स बिटवीन द क्लॉजेस, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लॉजेस होती हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, तो उनमें कोमा भी यूज़ होता है और कनेक्टर यानी कंजक्शन वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं सिंपल सेंटेंस की। इसमें सिंपल सेंटेंस में जैसे कि आपको पता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, तो ये इस तरह होगा, द ट्रेन इज़ लेट। ठीक है, यानी एक क्लॉज है और क्लॉज का तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर मुश्तमिल उसको क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह आई लव माई न्यू कार, मुझे अपनी नई कार से प्यार है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आवर कार ब्रोक डाउन, हमारी कार ख़राब हो गई, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, जैसे कि दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने कॉमा भी लगाया, दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव कॉमा है, और फिर एंड क्या है, कनेक्टर है, यानी कनेक्टर यानी कंजक्शन वर्ड है। ठीक है, तो एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल। ठीक है, यानी कॉमा भी है और कनेक्टर भी है, तो इसलिए ये, और टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह उस्मान वेंट टू स्कूल बट हिज सिस्टर वेंट टू द लाइब्रेरी, यानी उस्मान स्कूल गया लेकिन उसकी सिस्टर, उसकी बहन लाइब्रेरी गई, तो यहाँ पे बट यानी कनेक्टर का यूज़ हुआ है, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस है और इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। कौन कौन सी, उस्मान वेंट टू स्कूल और हिज सिस्टर वेंट टू द लाइब्रेरी, ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और ये कनेक्ट हैं बट से। ठीक है, तो ये बट जो है ये कंजक्शन वर्ड है और कंपाउंड सेंटेंसेस कनेक्टर से कनेक्ट होते हैं, यानी कंजक्शन वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस आ गए। ठीक है, और इसी तरह हम आगे देखते हैं, हमारे पास एक्टिविटी है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल आर कंपाउंड। ठीक है, तो हम देखते हैं नंबर 1 पे, आई डोंट नो द आंसर, मैं आंसर नहीं जानता, यानी ये एक सिंपल यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उसको हम सिंपल दूसरा सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह स्टैंडिंग ऑन टिप टो, यानी अंगूठे के बल खड़े होना, पाँव के बल खड़े होना, खड़े होते हुए, ही रीच्ड फॉर द मैंगो, वो आम तक पहुंचा। ठीक है, तो ये जो है कॉमा है इसमें, स्टैंडिंग ऑन टिप टो, और ही रीच्ड फॉर द मैंगो, यानी इसमें कॉमा है, तो ये इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, अगर वन इंडिपेंडेंट होता तो ये सिंपल होता, लेकिन इसमें टू इंडिपेंडेंट हैं, जैसे स्टैंडिंग ऑन टिप टो, ही रीच्ड कॉमा है और ही रीच्ड फॉर द मैंगो, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह यू कैन राइट हियर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह ही वॉज सिक देयरफॉर ही डिडंट अटेंड द मीटिंग, वो बीमार था इसलिए वो उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे ही वॉज सिक, कॉमा है, देयरफॉर कनेक्टर है, कॉमा है, ही डिडंट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, यानी टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ही वॉज सिक, ही डिडंट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तो ये एक तो टू क्लॉजेस हो गई और दूसरा कॉमा भी यूज़ हो गया और कनेक्टर यानी देयरफॉर भी यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास
सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने ये एक्टिविटी की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रामर पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस describes actions or events in a time before now which began in the past and was still going on when another events occurred। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो ऐसे काम या वाक़ये के बारे में बताता है जो कि माजी में शुरू होता है लेकिन वो स्टिल गोइंग ऑन, वो अभी भी जारी है, ठीक है। और जब कोई दूसरा वाक़या रोनमा होता है तो वो अभी भी वो जो वाक़या है वो हो रहा होता है, रोनमा हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम पास्ट में हुआ लेकिन वो अभी मौजूदा वक्त में भी वो जारी है, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? इसमें अफर्मेटिव यानी मस्बत जुमलों में सब्जेक्ट सबसे पहले जाहिर है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होता है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और उसके साथ आईएनजी, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ होगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। उसके बाद नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का एडिशन करेंगे, यानी नॉट लगाएंगे और इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इंट्रोक्टिव में क्या होगा कि वाज और वर जो हैं वो यानी हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस का। अच्छा, उसकी एग्जांपल्स हैं ही वॉज वॉचिंग टेलीविज़न लास्ट नाइट, वो गुज़श्ता रात टेलीविज़न देख रहा था, ठीक है। यानी वो पिछली रात यानी पास्ट की बात होगी और देख रहा था, ठीक है। यानी पास्ट में काम हुआ लेकिन वो कर रहा था, अभी जारी था। अच्छा, नेक्स्ट है यू वर नॉट स्टडिंग मैथ यस्टरडे, आप कल मैथ की पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मैथ नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट है वर दे प्लेइंग लास्ट नाइट, क्या वो पिछली रात या गुज़श्ता रात खेल रहे थे, ठीक है। ये इंट्रोक्टिव है, इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। और यू वर नॉट ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वन है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है चेंज द सेंटेंसेस बिलो इनटू देयर नेगेटिव एंड इंट्रोक्टिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोक्टिव फॉर्म्स जो हैं वो हमें उसमें चेंज करना है। हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, यानी वो पौधों को पानी दे रहा था। तो हम इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इस तरह करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट का एडिशन करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। ही वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, सिंपल, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसका इंट्रोक्टिव बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे वॉज ही वाटरिंग द प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी दे रहा था, ठीक है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंगे उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे इसके नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का एडिशन करेंगे। चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग काइट्स, ठीक है, सिंपल। और इसी तरह इसका जो इंट्रोक्टिव सेंटेंस है वो इस तरह से होगा वर, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। वर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स, क्या बच्चे पतंगे उड़ा रहे थे, वर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इंट्रोक्टिव सेंटेंस में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ग्रामर में। और हमारे पास ग्रामर में है जीरन एंड पार्टिसिपल। अच्छा, जीरन एंड पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें दोनों के साथ वर्ब के साथ जो है आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन जो जीरन है वो नाउन के तौर पे यूज़ होती है, वो नाउन की तरह अमल करता है। और जो पार्टिसिपल है वो वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, ठीक है। लेकिन दोनों में आईएनजी फॉर्म
यूज़ होती है, ठीक है। तो बोथ द जीरन एंड द पार्टिसिपल कम्स फ्रॉम अ वर्ब एंड बोथ एंड इन ing, ओके। यहाँ पे हम उसकी एग्जांपल्स देखते हैं जीरन और पार्टिसिपल की। यहाँ पे देखें, टीचिंग इज़ माई पैशन, हेयर द टीचिंग इज़ यूज एज अ नाउन। तो जीरन जो है वो नाउन के तौर पे यूज़ होता है, पहले भी आपको पता था। टीचिंग इज़ माई पैशन यानी पढ़ाना जो है वो मेरा जज्बा है, मेरा शौक़ है, ठीक है। टीचिंग नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो ये जीरंड है। इसी तरह रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज यानी भागना एक अच्छी एक्सरसाइज है। हेयर रनिंग इज़ यूज्ड एज अ नाउन, ठीक है। यहाँ पे जो रनिंग है वो नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है तो ये इसको जीरंड बोलते हैं, ठीक है। यानी जो ing फॉर्म जो नाउन के तौर पे यूज़ हो उसको हम जीरंड कहेंगे। इसी तरह पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे जो ing फॉर्म है टीचिंग है, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो जो टीचिंग है वो एज अ वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है। यानी वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। आई पुट ऑन माई रनिंग शूज़, मैं रनिंग शूज़ यानी भागने वाले शूज़ पहनती हूँ। तो यहाँ पे हेयर रनिंग इज़ यूज्ड एज वर्ब, तो यहाँ पे जो रनिंग है वो वर्ब के लिए यूज़ हुआ है तो ये भी पार्टिसिपल है, ठीक है। पार्टिसिपल हमेशा वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिसिपल है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है करने को। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है एक एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई द वर्ब्स एज अ जीरन एंड अ पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी हमारे पास जो फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड द जो सेंटेंसेस हैं उनमें से हमने जीरन्स को और पार्टिसिपल को हमने फाइंड आउट करना है। नंबर 1 सेंटेंस है, सिटिंग आइडली इज़ नॉट हैबिट, ठीक है। यानी बेकार बैठना मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ पे सिटिंग आइडली ये नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, तो जो नाउन के तौर पे यूज़ हो ing फॉर्म जो है नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो उसको हम जीरंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जीरंड है। इसी तरह स्लीपिंग एट दिस आवर ऑफ द डे इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी दिन के इस वक्त सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे स्लीपिंग सेंटेंस के स्टार्ट में नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है तो ये जीरंड है, ठीक है। जो नाउन के तौर पर हो उसको जीरंड बोलते हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस में जो शुरू में ing फॉर्म वाले जो वर्ड्स हैं ये जीरंड हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, आई विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, मैं इस टाइम कल इस टाइम मैं सो जाऊंगी। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग है वो पार्टिसिपल है यानी वर्ब का मीनिंग दे रहा है। तो जो वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा उसे हम पार्टिसिपल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह आई सा हिम सिटिंग देयर, मैंने उसे वहाँ बैठे देखा। तो यहाँ पे ये वर्ब का मीनिंग दे रहा है तो ये पार्टिसिपल है, यानी वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर उसको हम पार्टिसिपल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्लीपिंग और सिटिंग जो है वो पार्टिसिपल हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है ग्रामर पार्ट में पंक्चुएशन इसको उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ भी बोलते हैं। यानी जिस तरह हम बातचीत करते हुए गुफ्तगू करते हुए हम कहीं पे स्ट्रेस देते हैं, इंटोनेशन हमारा चेंज होता है और हम कहीं पे पॉज करते हैं कि कहीं पे रुकते हैं, तो बोलचाल में तो हम इस तरह वक्फ़ा दे लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लिखने में वही हम दूसरों को ये इंटरवल के बारे में या वक्फ़े के बारे में हम बताते हैं तो उसको हम फुल स्टॉप, कोमा, सेमीकोलन, कोलन के बारे में लगाते हैं, ये साइंस लगाते हैं, तो वो उसको हम पंक्चुएशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसको हमने पंक्चुएट करना है। तो सबसे पहले स्प्रिंग इज़ हियर, मौसम बहार यहाँ है, यानी ये मौसम बहार है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आया। नेक्स्ट सेंटेंस, द विंड्स ब्लो जेंटली, यहाँ पे हवाएं आराम से नरमी से चलती हैं। तो ये नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल लेटर से करेंगे, यानी जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट होगा उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द विंड्स ब्लो जेंटली, फुल स्टॉप है।
अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस फिर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। द बर्ड्स कोमा द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स ऑल प्रोक्लेम द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी परिंदे, फूल और शाखें सब ने बाहर के आने का दावा या ऐलान करते हैं। ठीक है, प्रोक्लेम ऐलान करते हैं। अच्छा, यहाँ पे फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से करेंगे। द प्लांट्स बिगेन टू ग्रो अगेन, यानी पौधे दोबारा उगना शुरू करते हैं या दोबारा नशो पाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप लगाया। और नेक्स्ट सेंटेंस से हम कैपिटल लेटर से अगेन हम स्टार्ट करेंगे। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, कोमा इट रेन्स फॉर आवर्स, यानी घंटों बारिश होती है, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फुल स्टॉप, यानी हमारी बात कंप्लीट हो गई तो हमने फुल स्टॉप लगाया। ठीक है, इसके बाद नया सेंटेंस है तो कैपिटल लेटर से होगा। दिस हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो एंड फ्लावर्स टू ब्लूम, यानी ये मदद करता है, ये बारिश की बात हो रही है कि ये मदद करती है पौधों के बढ़ने में और फूलों के खिलने में, ये मदद देती है। ठीक है, दिस हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो एंड फ्लावर्स टू ब्लूम। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ जो है ये पंक्चुएट हुआ, हमने पंक्चुएशन मार्क लगाए और हमारा जो ग्रामर का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डू द राइटिंग स्किल्स एंड for today this is enough and that's it. If you have learned something useful from this video, please like, comment and share, यानी अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और लाइक के बटन को प्रेस कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन button so you will never miss the new notification of new lesson. Okay, remembers me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Unit 4, Major Shabir Sharif Shaheed, and here is the last part of this exercise, and this is related to writing skills, and first one is book blurb. The topic is book blurb. अच्छा, बुक ब्लर्ब क्या होता है? बुक ब्लर्ब होता है कि किसी भी जैसे न्यू रिटन बुक होती है उसके यानी एप्रिसिएशन नोट लिखा जाता है बुक की बैक साइड पे, और ये एक तरह से प्रमोशनल स्टेटमेंट होती है, यानी बुक की न्यू रिटन बुक होती है तो उसकी प्रमोशन के लिए एक स्टेटमेंट होती है, या कह लें एक एप्रिसिएशन नोट होता है जो बुक की बैक साइड पे लिखा जाता है। तो ये यानी बुक की प्रमोशन के लिए, यानी कि जो रीडर हैं वो इसको पढ़ते हुए इसको अट्रैक्ट करें और इसको रीड आउट करें। ठीक है, अ ब्लर्ब इज़ द टेक्स्ट ऑन द बैक साइड ऑफ द बुक, यानी ब्लर्ब जो है, समरी ऑफ द बुक जो है, यानी एक तरह से समरी होती है, बुक की समरी होती है, खुलासा होता है, वो बुक की बैक साइड पे राइट किया जाता है। इट इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी, ये एक कहानी की समरी होती है, खुलासा होता है। इट एम्स टू गेट अ रीडर इंटरेस्टेड इन अ बुक। ठीक है, इसका मकसद होता है कि जो रीडर है वो बुक में इंटरेस्ट ले और उसको रीड आउट करे। ठीक है, हाउ टू राइट अ ब्लर्ब, यानी बुक को किस तरह ब्लर्ब जो है वो कैसे राइट करते हैं, उसके क्या पॉइंट्स हैं? तो 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज़ रेफरेंस टू द जेनर एंड सेंट्रल थीम, यानी जेनर बोलते हैं टाइप को, यानी कि किस टाइप की ये बुक है, किस टॉपिक पे लिखी गई है उसका रेफरेंस देना है, और सेंट्रल थीम यानी उसका जो मेन आइडिया है उसके बारे में बात करनी है। और नंबर 2 पे है क्रिएट सस्पेंस अबाउट मेन कन्फ्लिक्ट, यानी
जो मेन कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है क्लैशेस बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, यानी उसमें किस चीज़ पे किस चीज़ का एनालिसिस किया गया है और किस चीज़ के उसमें एनालिटिकल यानी कह लें कि पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो उसके ये उसमें सस्पेंस यानी जासूस उसमें क्रिएट किया जाता है, सस्पेंस पैदा किया जाता है। और नंबर 3 पे है इंट्रोड्यूस मेन कैरेक्टर्स, यानी मेन कैरेक्टर्स जो स्टोरी के हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी मुतारफ़ करवाया जाता है, उनके बारे में थोड़ी बहुत बात की जाती है। और नंबर 4 पे है कीप इट शॉर्ट, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट किया जाता है, ठीक है। यानी जो बुक ब्लर्ब है उसको ज़ाहिर बुक की बैक साइड पे राइट करना है, तो बुक का एक तरह से इंट्रोडक्शन हो जाता है और उसको शॉर्ट फॉर्म में तहरीर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है राइट एन इंटरेस्टिंग ब्लर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग बुक। अच्छा, हमारे पास ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर में ये एक बुक है, बुक के ऊपर जो उसका कह लें जो सर वर्क है उसके ऊपर मेडल निशान हैदर है, निशान हैदर की पिक है। और इस जैसा कि पिक से वाज़ेह है कि निशान हैदर के बारे में हमने राइट करना है, राइट एन इंटरेस्टिंग ब्लर्ब ऑफ द फॉलोइंग बुक। तो इस बुक के बारे में हम जो है ब्लर्ब राइट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, this is a book blurb that is written on the book of Nishan Haider. This book is about honored military award, यानी ये बुक जो है वो इजाज़ी फ़ौजी एजाज़ से मुतल्लिक है, यानी एजाज़ के मुतल्लिक निशान मिलिट्री यानी फ़ौजी एजाज़ के मुतल्लिक है। निशान हैदर यानी फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर के मुतल्लिक है। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक। निशान हैदर सबसे आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है। विच इज़ गिवन टू दो सोल्जर्स, जो कि उन सिपाहियों को, उन फ़ौजियों को दिया जाता है हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं, कुर्बान करते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, अपने मुल्क की खातिर, ठीक है। जो अपने मुल्क की खातिर जान कुर्बान करते हैं उन सिपाहियों को ये एजाज़ दिया जाता है, फ़ौजी एजाज़ दिया जाता है। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं टू रिवाइव द न्यू लाइव्स ऑफ द नेशन, वो अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं टू रिवाइव बहाली के लिए, एहया के लिए, एहया नौ के लिए, द न्यू लाइफ्स नई ज़िंदगियों के लिए, ऑफ द नेशन कौम की, ठीक है। यानी उनकी कुर्बानियाँ, वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं अपनी कौम की नई ज़िंदगियों के लिए, ठीक है। यानी वो अपनी कौम को एक तरह से ज़िंदा करते हैं और अपनी कौम की नई ज़िंदगियों के लिए वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं और नई ज़िंदगियों को रिवाइव करने के लिए, बहाल करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करते हैं। एंडिंग देयर लाइव्स यानी उनकी ज़िंदगी का खात्मा या उनकी ज़िंदगी की कुर्बानी, जानों की कुर्बानी, इज़ अ मैसेज टू अस, हमारे लिए पैगाम है, दैट के लिव हैप्पीली, खुशी से रहें, ऑन द लैंड, ज़मीन पर या इस प्लानट पर या लैंड पर, ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर ब्लड, हमारे खून की कीमत पर, ठीक है। वो यानी ये पैगाम देते हैं कि हमारे खून की कीमत पर, या जो हमने जान कुर्बान की है उसकी कीमत पर आप इस ज़मीन पर खुश व खुर्रम रहें, ठीक है। निशान हैदर इज़ द सिंबल ऑफ वैलर एंड ब्रेवरी, निशान हैदर शुजात और बहादुरी की इलामत है। द अवार्ड निशान हैदर हैज़ बिन गिवन टू 11 ब्रेव सोल्जर्स, निशान हैदर 11 बहादुर सिपाहियों को दिया गया है, हु एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, जिन्होंने शहादत को गले लगाया है या जो शहीद हुए हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नेशन एंड द कंट्री, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यानी हिफाजत करते हुए कौम और मुल्क की, यानी मुल्क व कौम की हिफाजत करते हुए जिन्होंने शहादत को गले लगाया है या जामे शहादत नोश किया है, ठीक है। तो वो उन 11 यानी 11 बहादुर सिपाहियों को निशान हैदर दिया गया है।
दे डिफीट द एनिमी, उन्होंने दुश्मन को शिकस्त दी। एंड मेक द कंट्री अनडिफीटेड, और मुल्क को नाकाबिल शिकस्त बनाया। ठीक है। हैदर इज़ द टाइटल दैट हैज़ बीन गिवन टू हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। हैदर एक टाइटल है, एक लक़ब है जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को दिया गया है। ही वॉज़ अ ग्रेट फाइटर ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम के बहुत बड़े एक सिपाही थे, जंगजू थे। सो द अवार्ड इज़ गिवन टू दोज, बस ये एज़ाज़ उन्हें दिया जाता है, उन सिपाहियों को दिया जाता है। ये इज़ गिवन टू दोज सोल्जर्स, उन सिपाहियों को दिया जाता है। हु प्रूव दमसेल्व्स, जो अपने आप को साबित करें, एज अ साइन ऑफ वैलर एंड ब्रेवरी, शुजात और बहादुरी के अलामत के तौर पर। ठीक है। यानी ये उन सिपाहियों को दिया जाता है जो अपने आप को शुजात और बहादुरी के अलामत के तौर पर साबित करें। दिस बुक इज़ रियली मैटर्स टू रीड, ये बुक हकीकतन पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। एंड विल लीव आ मार्क ऑफ माइलस्टोन, और एक संग मील के निशान के तौर पर ये इसका शुमार होगा। ठीक है। यानी संग मील का निशान छोड़ेगी। ओके, तो ये बुक ब्लर्ब हो गया ऑन द टॉपिक ऑफ निशान हैदर। एंड नेक्स्ट वीक देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। ओके, ये यहाँ पे आपको पिक में नज़र आ रहा होगा, एक छोटा पोस्टर है और उसके ऊपर मैसेज है, डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस, यानी बहाने नहीं बनाएं। एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स, बेहतरी लाएं। ठीक है। यानी अपने आप को बेहतर करें, बहाने नहीं बनाएं। तो ये एक पोस्टर है और ये जो टॉपिक है वो ये है, डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस, मेक इम्प्रूवमेंट्स, यानी बहाने ना बनाएं और अपने आप में बेहतरी लाएं। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक पे हमने शॉर्ट एक पैराग्राफ राइट करना है। तो कौन से पॉइंट्स हमने मद्देनज़र रखने हैं, वो कौन कौन से हैं। यूज़ प्रीसाइज लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक वोकैबुलरी टू इन्फॉर्म अबाउट और एक्सप्लेन द टॉपिक। ठीक है। यानी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए या जो भी हम इसके बारे में राइट करेंगे उसमें जो एक मखसूस वोकैबुलरी है उसको हमने यूज़ करना है, और उसी यानी स्पेसिफिक वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए उसी डोमेन में रहते हुए, डोमेन का मतलब होता है एरिया, फील्ड। ठीक है। उसी डोमेन में रहते हुए, स्पेसिफिक वोकैबुलरी की डोमेन में रहते हुए, और हमने एक क्या कह लें, क्लियर वाज़े प्रीसाइज लैंग्वेज यूज़ करनी है, और गिव अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेड। और हमने यानी जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे, जो हम एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक को, उसको कंक्लूड भी करना है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी देनी है। ठीक है। तो हम ये राइट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, दिस इज़ द पैराग्राफ, डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस, मेक इम्प्रूवमेंट्स, यानी बहाने नहीं बनाएं और बेहतरी लाएं। ठीक है। तो टू स्टार्ट द पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट, इन द जर्नी ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी ज़ाती और पेशा वराना तरक्की के सफ़र में, द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेकिंग एक्सक्यूज़ेस एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स इज़ क्रूशियल। ठीक है। यानी बहाने बनाने में और बेहतरी लाने में जो फ़र्क है वो एक बुनियादी है, यानी फ़ैसला कुन है। क्रूशियल का मतलब होता है फ़ैसला कुन। ठीक है। फ़ैसला कुन है यानी वो अहम है। यानी इसमें क्या फ़र्क है, यानी सबसे पहले हमने ये जानना है कि मेकिंग एक्सक्यूज़ेस और मेकिंग इम्प्रूवमेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है, अहम पॉइंट है। अच्छा, एक्सक्यूज़ेस सर्व्स एज शील्ड्स प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट्स एंड फेलियर। ठीक है। एक्सक्यूज़ेस यानी बहाने सर्व सामने आते हैं एज शील्ड्स,
यानी कह लें कि ढाल के तौर पर। प्रोटेक्टिंग अस, हमें बचाते हैं। फ्राम द डिस्कम्फर्ट्स, यानी हमें नागहानी आफतों से, या कह लें हमें कंफर्ट्स के अपोजिट कह लें कि मुसीबतों से, हमें मुसीबतों से एंड फेलियर और नाकामियों से हमें बचाते हैं, हिफाजत करते हैं। ठीक है, यानी हम कोई भी बहाना करके हम किसी भी जो हमारा काम होता है हम उससे बच जाते हैं। ठीक है, हाउएवर, ताहम, दे आल्सो एक्ट, वो अमल करते हैं एज बैरियर्स, रुकावट के तौर पर। प्रिवेंटिंग अस, हमें रोकते हैं। टू रीच आउट आवर पोटेंशियल, हमारी जो ताकत होती है, हमारी एनर्जी होती है, हमारी पावर्स होती हैं, उस तक पहुंचने में हमें रोकते हैं। ठीक है, यानी हम बहाना करते हैं और हम जो हमारी जो इनर पावर्स होती हैं, सेल्फ पावर्स होती हैं, उससे हमें उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उससे उस तक पहुंचने में हमें ये रोकते हैं। ठीक है, यानी ये एक तरह से जो एक्सक्यूज़ेस होते हैं वो एक तरह से रुकावट का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड, दूसरे अल्फाज में या दूसरी तरफ, एम्ब्रेसिंग इम्प्रूवमेंट्स, यानी इम्प्रूवमेंट्स बेहतरियों से, यानी बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाना या बेहतरी की तरफ जाना। ओपन्स द डोर इनटू ग्रोथ, यानी तरक्की की तरफ दरवाज़े खोलता है या तरक्की की तरफ रास्ते खोलता है। इनोवेशंस, नई चीज़ों के बारे में। एंड सक्सेस, और कामयाबियों के बारे में। ठीक है, यानी या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो बेहतरी है, जो अपने आप को बेहतर बनाना, वो तरक्की के रास्ते खोलता है, और तरक्की के रास्ते और नित नई चीज़ें या इजादात या फिर कामयाबियों के दरवाज़े खोलता है। ठीक है, जो अपने आप में बेहतरी लाना है वो कामयाबियों के दरवाज़े खोलता है। ओके, मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस, जो बेहतरी लाना है वो एक तो खुद शनासी उससे आती है, खुद शनासी होती है, और दूसरे आजिज़ी आती है। ठीक है, और उससे यानी हम अपने आप को पहचानते हैं और एक तरह से हम अपने आप को कह लें कि आजिज़ी इख्तियार करते हैं। ठीक है, गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, हम इस अमल से गुजरते हुए, वी आर एबल टू नो आवर वीकनेस, हम अपनी खामियों के बारे में जानने के काबिल होते हैं। यानी जब हम खुद शनासी के अमल से गुजरते हैं तो हम अपनी खामियों के बारे में जानने के काबिल होते हैं। मोर ओवर, मज़ीद ये कि मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, बेहतरी लाने में, रिक्वायर एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, यानी बेहतरी के लिए बेहतरी लाने के लिए ज़रूरत होती है कि नई महारतों को हासिल किया जाए। चेंजिंग आवर हैबिट्स, अपनी आदतों को हम चेंज करें, तब्दील करें, यानी पहले से हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए, अपनी आदतों को तब्दील करना चाहिए। और सीकिंग सपोर्ट्स फ्राम अदर्स, या फिर दूसरों से हम मदद तलाश करें। ठीक है, यानी जब हम अपने आप में बेहतरी लाते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी कि अपनी एक तो अपनी महारतों में महारतें हासिल करें, दूसरा अपनी आदतों को चेंज करें, आदतों को बदलना चाहिए, और दूसरा दूसरों से हम सपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थ्रू दिस वे, इस तरीके से वी लर्न एंड डेवलप आवर पर्सनैलिटी, हम इस तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी को, शख्सियत को सीखते हैं और बेहतर बनाते हैं, तरक्की अपनी शख्सियत को डेवलप करते हैं, तरक्की देते हैं, अपनी शख्सियत को निखारते हैं। वी फेस चैलेंजेस, हम मुश्किल कामों का सामना करते हैं। शेप आवर लाइव्स एंड करियर, हम अपने यानी ज़िंदगियों और मुस्तकबिल को बनाते हैं, उसको तश्कील देते हैं, यानी हम अपना मुकद्दर बनाते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। वी कॉन्फिडेंटली ओवरकम आवर ऑब्स्टिकल्स, हम एतमाद के साथ गालिब आते हैं अपनी रुकावटों पर, यानी हम अपनी रुकावटों जो हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं उस पर हम गालिब आते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ ओवरकम करते हैं ऑब्स्टिकल्स को, यानी रुकावटों को।
एंड अचीव आवर गोल्स, और अपने मकसद हासिल करते हैं। ठीक है, यानी हम जब हम अपनी लाइफ में बेहतरी लाते हैं तो उस बेहतरी से हम अपने जो है रुकावटें दूर करते हैं, इन जो मसले मसाइल हमें सामना होते हैं उनको दूर करते हैं और अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होते हैं। टू कंक्लूड, नतीजे के तौर पर, यानी जो इसका नतीजा, इससे हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं, लेट्स चैलेंज आवर सेल्व्स, यानी अपने आप को मुश्किलात का सामना करें। टू कन्फ्रंट आवर फियर्स, अपने जो खौफ हैं उनका सामना करें। एंड टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, और एक बेहतरी के लिए और एक शानदार मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, सख्त मेहनत करना। शानदार ज़िंदगी के लिए मेहनत करें, कोशिश करें। फॉर ऑल, उस सब के लिए, दैट वी कैन डू, जो कि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया जो कि काफ़ी मोटिवेशनल भी था। और मैंने ये पैराग्राफ एक तरह से आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकती है, जो आपको मसाइल आ सकते हैं ज़िंदगी में, आप उनसे कैसे नंबर आज़मा हो सकते हैं। तो ये एक तरह से आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकती है। तो ये हमारा जो राइटिंग स्किल का जो था एक्टिविटी, यानी एक बुक ब्लर्ब हमने राइट किया और दूसरा हमने ये एक शॉर्ट पैराग्राफ राइट किया है। तो ये हमारा जो है राइटिंग स्किल की एक्टिविटी वो हमारी कंप्लीट हुई। और अगर आपने इस वीडियो से सीखा है तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट कर दें और लाइक कर दें। लाइक के बटन को प्रेस कर दिया कीजिए और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ। और इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon button so you will never miss a new notification of new lesson. Remember me in your prayers and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.